हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हैदर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परमिट टू वर्क के बारे में। परमिट टू वर्क होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको बनाने का क्या तरीका है। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी हाई रिस्क की एक्टिविटीज़ को हम अपने वर्किंग साइट पे बगैर परमिट के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पर। परमिट टू वर्क एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है और ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक फॉर्मिंग पार्ट है। इसका इस्तेमाल हर क्रिटिकल और हाई रिस्की एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। इसे हम लोग रिटर्न रिकॉर्ड्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसको ऑथोराइज पर्सन के ज़रिया इशू किया जाता है और किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ परमिट। एक तरफ है मेजर टाइप्स ऑफ परमिट और दूसरी तरफ है एसोसिएटेड सर्टिफिकेट। जितनी भी कंपनीज होती है या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, हर ऑर्गेनाइजेशंस का एक अपना प्रोसीजर होता है अपने परमिट को बनाने का। कुछ कंपनी क्या करती है, मेजर टाइप्स ऑफ परमिट का इस्तेमाल करती है, तो कुछ क्या करती है, हर एक्टिविटीज़ का एक अपना परमिट होता है। मेजर टाइप्स ऑफ परमिट में हमारा दो परमिट आ जाता है, एक है हॉट वर्क परमिट, दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट। और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए वो कंपनी एसोसिएटेड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती है, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री हो गया, लिफ्टिंग एंड रिगिंग हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, वर्क एट हाइट हो गया, व्हीकल परमिट हो गया या फिर रेडियोग्राफी हो गया। लेकिन दूसरी कंपनी क्या करती है, हर एक्टिविटीज़ के लिए इंडिविजुअल परमिट्स का इस्तेमाल करती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ कुछ वर्किंग एक्टिविटीज़ का इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, जिस एक्टिविटीज़ के लिए परमिट टू वर्क का होना ज़रूरी है। हम वर्क एट हाइट के लिए परमिट टू वर्क का इस्तेमाल करते हैं। कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए भी हम परमिट टू वर्क का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन एक्टिविटीज़ के लिए भी करते हैं, हॉट वर्क के लिए भी, और हाई रिस्क हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी जब हम काम करेंगे तब भी हम परमिट टू वर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ हाई रिस्क की एक्टिविटीज़ है। अब हम यहाँ देखेंगे कि परमिट बनाने का क्या प्रोसीजर है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 4 मेन सेक्शन है। पहला है हमारा इशू, दूसरा रिसिप्ट, तीसरा क्लियरेंस या फिर रिटर्न टू सर्विस, और चौथा है हमारा कैंसिलेशन। अगर काम ख़त्म नहीं होता है तो हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आ जाते हैं हमारे पहला सेक्शन इशू की तरफ, कि परमिट इशू कौन करता है। जो परमिट इशू करता है वो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, वो वेल ट्रेंड होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए। वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले देखता है कि कौन सा एक्टिविटीज़ हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, और कौन सा इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, कौन वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो वेल ट्रेंड है या नहीं है, काम कब से कब तक होगा। ये तमाम जानकारी वो हासिल करता है, उसके बाद ही वो परमिट को इशू करता है। अब हम लोग आते हैं रिसिप्ट की तरफ। परमिट को रिसिप्ट कौन करता है? ज़्यादातर परमिट को रिसिप्ट करने के लिए कंपनी परमिट रिसीवर्स को रखती है, लेकिन सुपरवाइज़र्स भी परमिट को रिसीव कर सकता है। परमिट रिसीवर्स का क्या रोल होता है? परमिट रिसीवर क्या करता है, सुपरवाइज़र से साथ डिस्कस करके जो भी एक्टिविटीज़ होगा उसे फिलअप करता है और इशूअर्स के पास जाके दोनों मिल के उस जगह का ऑब्जर्वेशंस करते हैं। उसके बाद इशूअर्स उस परमिट में साइन करता है और साथ ही साथ परमिट रिसीवर भी उस परमिट में साइन करता है, जिसे हम लोग साइनिंग ऑन टू परमिट या फिर रिसिप्ट कहते हैं। अब हम आते हैं तीसरे सेक्शंस की तरफ, यानी कि क्लियरेंस। जब हमारा एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाता है तो परमिट रिसीवर्स वहाँ के एरिया ऑपरेटर्स को इन्फॉर्म करता है कि हमारा एक्टिविटीज़ सेफली कंप्लीट हो गया है और आप अपने वर्क को फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा कैंसिलेशंस। कैंसिलेशंस में क्या होता है, परमिट रिसीवर फिर से उस परमिट को इशूअर्स के पास ले जाता है कैंसिल्ड कराने के लिए। लेकिन अगर एडिशनल वर्क बाकी है जिसके लिए हमें एडिशनल टाइम लगेगा, उसके लिए हमें एक्सटेंशंस करवाना पड़ेगा परमिट इशूअर से।
अब हम सीखेंगे वर्क परमिट का कलर कोड। वर्क परमिट का कलर कोड भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कलर को इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस अलग कलर को इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हॉट वर्क का परमिट का कलर कोड होता है रेड और कोल्ड वर्क का होता है ग्रीन और कन्फाइंड स्पेस का होता है येलो और रेडियोग्राफी का होता है पर्पल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं पे कन्फाइंड स्पेस का कलर कोड हो जाता है ग्रीन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग होता है। अब हम सीखेंगे कि जब हम लोग परमिट फॉर्म को फिलअप करते हैं तो परमिट फॉर्म के साथ साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोग को अटैचमेंट करना पड़ता है। यहाँ हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि हमें किसी भी तरह का हॉट वर्क एक्टिविटीज़ करना है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें हॉट वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट की ज़रूरत पड़ती है, फिर जॉब सेफ्टी एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, रिस्क असेसमेंट भी होना चाहिए, साथ में ब्लाइंड लिस्ट भी होना चाहिए, रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, वेंटिलेशंस प्लान होना चाहिए। इस एग्जांपल के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि परमिट किसी भी तरह का एक्टिविटीज़ हो उससे रिलेटेड आपको हर डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ अटैच करना पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे परमिट टू वर्क वैलिडेशंस। किसी भी परमिट का वैलिडिटी कितना होता है। इसमें हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशंस का और हर कंट्री का अपना एक अलग प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप एक पेट्रोकेमिकल में काम कर रहे हैं तो जो भी एक्टिविटीज़ काफ़ी ख़तरनाक होता है, रिस्की होता है, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री, हॉट वर्क, रेडियोग्राफी, ये सब का परमिट जो होता है वो 1 शिफ्ट वैलिड होता है इसका, यानी कि एक शिफ्ट के लिए ही की जाती है। लेकिन स्काफ होल्डिंग और लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए 7 डेज़ का वैलिडेशन होता है।